आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान जो राजनीति शास्त्र है उसका पार्ट 1। ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 का नेम है जन संघर्ष और आंदोलन। ठीक है, तो इसके प्रश्नों को हम पढ़ेंगे कि जन संघर्ष किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से इसमें दबाव होता है, और आंदोलन भी। तो जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर और पढ़ते हैं राजनीति शास्त्र का चैप्टर 5 का पार्ट 1। इसमें पहला क्वेश्चन है दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दबाव समूह होता है और आंदोलन होता है वो राजनीति को किस तरह प्रभावित करता है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो देखिए, अगर दबाव समूह की बात करें तो दबाव जो समूह होता है वो संगठित अथवा असंगठित वे समूह होते हैं जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह संगठित अथवा असंगठित वे समूह होते हैं जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। जो सरकार नीतियां बनाती है उसी को प्रभावित वे करते हैं और अपने हितों का ध्यान भी रखते हैं। क्या करते हैं? अपने हितों का ध्यान भी रखते हैं। आंदोलन भी राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग नहीं लेते। दोनों ही किसी न किसी ढंग से राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और दोनों ही निम्नलिखित ढंग से राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए उन ढंगों को हम पढ़ लेते हैं कि किस तरह से वो राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। पहला नंबर, अगर हम बात करें किस तरह से ये निम्नलिखित है पॉइंट, उनकी बात करें पहले नंबर की, तो ये दोनों किसी विशेष मुद्दे पर आंदोलन चलाते हैं। जो ये दोनों ही होते हैं दबाव समूह और आंदोलन, तो ये किसी विशेष मुद्दे पर आंदोलन चलाते हैं ताकि जनमत उनके पक्ष में हो जाए और जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए संचार के साधनों का भी प्रयोग करते हैं। ये साधारणतः हड़ताल करवाते हैं और प्रदर्शन करते हैं, मार्च निकालते हैं तथा सरकारी कार्यों में बाधा डालने का प्रयास भी करते हैं। धरने आदि पर बैठते हैं ताकि अपनी आवाज उठा सके। तो इस तरह के जो कार्य हैं ये इनके द्वारा करवाए जाते हैं। तो ये निम्नलिखित कार्य जो हैं ये दबाव समूह के द्वारा करवाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या? दूसरा क्वेश्चन हम बोला गया है कि दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है। दबाव समूहों और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा होता है, वर्णन करें। तो अगर बात करें हम साधारणतः दबाव समूह कुछ लोगों के समूह होते हैं। साधारणतः अगर बात करें तो दबाव समूह कुछ लोगों के समूह होते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उनके कुछ उद्देश्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वे कभी भी चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। राजनीतिक दलों और दबाव का होता है, दबाव समूह का होता है। ठीक है, राजनीतिक दलों और दबाव का होता है इसमें। तो अगर बात करें हम इसमें पहला नंबर की, मतलब पहले नंबर की बात करें तो कई दबाव समूह जो ऐसे होते हैं वो राजनीतिक दलों द्वारा बनाए जाते हैं। कई दबाव समूह तो ऐसे होते हैं जो राजनीतिक दलों के द्वारा बनाए और ये समूह राजनीतिक दलों को समर्थन देते हैं। जैसे अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा बनाई गई लेबर यूनियनें। ठीक है, बनाई गई लेबर यूनियनें। दूसरे अगर नंबर की बात करें तो कई बार आंदोलन ही राजनीतिक दलों को जन्म देते हैं। यदि आंदोलन लंबे समय तक चल जाए तो वे राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। जैसे अगर बात करें तो देखिए, ये दो प्रकार के आंदोलन हैं, ये लिखे हुए हैं। पहला है डीएमके, दूसरा है एआईएडीएमके। ठीक है, तो इस तरह के दो आंदोलन हैं जो राजनीतिक दलों को जन्म देते हैं। ठीक है,
तीसरी, अगर ये आंदोलन है जिन्होंने इन राजनीतिक दलों को जन्म दिया था, ये दोनों राजनीतिक दल हैं, ठीक है। तीसरे अगर यहीं पे पॉइंट की बात करें तो कई बार राजनीतिक दल और हित समूह एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं, उस समय इनके विचार एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कई बार राजनीतिक जो दल होते हैं और हित समूह होते हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं और उस समय इनके विचार एक दूसरे के विपरीत। हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती हैं। अगर हम बात करें कि दबाव समूहों की गतिविधियां किस प्रकार से लोकतांत्रिक सरकार में कामकाज में उपयोगी होती हैं तो उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दबाव जो समूह होता है वो कुछ लोगों का एक समूह होता है। जो दबाव समूह होता है वो क्या होता है, कुछ लोगों का एक समूह होता है जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करता है। समान हितों से संबंधित लोग इस प्रकार का समूह बनाते हैं। आरंभ में ऐसा अनुभव होता है कि जो दबाव समूह है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दबाव समूह होता है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये केवल किसी वर्ग विशेष के हितों के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं, जबकि लोकतंत्र में सभी वर्गों के हितों की ओर ध्यान दिया जाता है। दूसरा, ये समूह बिना किसी उत्तरदायित्व के सत्ता हथियाना चाहते हैं। चुनाव के समय में समूह ना जनता के बीच जाते हैं और ना ही कोई उत्तरदायित्व लेते हैं। जनता से भी समूह किसी प्रकार का समर्थन या धन प्राप्त नहीं करते, बल्कि अपने बलबूते पर ही जनता की सहानुभूति लेने का प्रयास करते हैं। ये क्या करते हैं, जनता से भी समूह किसी प्रकार का समर्थन या धन नहीं प्राप्त करते, बल्कि ये अपने ही बलबूते पर जनता की सहानुभूति लेने का प्रयास करते हैं। अलग अलग दबाव समूह भी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अगर हम भूमिका की बात करें तो भूमिका निभाते हैं यदि एक दबाव समूह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालता है तो दूसरा समूह इसकी आलोचना करता है। इस प्रकार सरकार को जनता की आवश्यकताओं के बारे में पता चल जाता है और वो सभी समूहों के हितों का ध्यान रखती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 4 की बात करें, दबाव जो समूह होता है वो क्या है उसके बारे में पूछा गया है और कुछ उदाहरण भी इसमें बताने हैं। तो देखिए, अगर हम दबाव समूह की बात करें तो यह वो समूह होता है जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तथा अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं, ठीक है। दबाव समूह वो समूह होता है जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तथा अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। इन समूहों के सदस्य प्रायः वे लोग होते हैं जिनके कुछ सामान्य हित होते हैं। ये समूह प्रत्यक्ष रूप से कभी भी चुनाव नहीं लड़ते, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से कभी भी चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि अपने प्रभाव से सत्ता पर नियंत्रण रखते हैं। सीधे रूप से राजनीतिक सत्ता पर इनका नियंत्रण नहीं होता है। नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन दबाव समूह के ही कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन और शराब विरोधी आंदोलन ये दोनों ही दबाव समूह के ही कुछ उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। अगर हम दबाव समूह और राजनीतिक दल में अब अंतर की बात करेंगे, मतलब दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, तो अगर हम पहले नंबर की बात करेंगे दबाव समूह की, दूसरे नंबर पर राजनीतिक दल की, तो दबाव समूह की बात करें तो यह वह समूह होता है जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं तथा अपने हितों को
प्राथमिकता और बढ़ावा देते हैं। प्रत्येक समूह के अपने उद्देश्य होते हैं तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। इन समूहों के सदस्य सामान्य हितों वाले लोग होते हैं तथा अपने प्रभाव के बल पर सरकार पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं। दूसरी अगर बात करें राजनीतिक दल की, तो राजनीतिक दल एक संगठित दल होता है जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़कर तथा विचारधारा के बल पर राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और प्रत्येक राजनीतिक दल के सदस्यों की विचारधारा तथा उद्देश्य समान होते हैं। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो दूसरा नंबर हमारा है कि दबाव समूह कभी भी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ते। ठीक है, जो दबाव समूह होते हैं वो कभी भी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता को नियंत्रण में रखते हैं। ये समूह संगठित तथा असंगठित भी होते हैं। वहीं पे अगर राजनीतिक दल की बात करेंगे तो राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़कर सत्ता को अपने हाथों में लेने का प्रयास करते हैं। ये संगठित समूह होते हैं। ठीक है, तो ये था दबाव समूह और राजनीतिक दल के बारे में। ठीक है, डिफरेंस जो अंतर। अगर हम यहीं पे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे रिक्त स्थान पूरा करना है, यहाँ पे रिक्त स्थान। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है हित समूह। क्या कहा जाता है? हित समूह। जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं उन्हें हम हित समूह कहते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, तो अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर बात करें तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्या लोकतंत्र का अर्थ जिसकी लाठी उसकी भैंस होता है? तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। क्या लोकतंत्र का अर्थ जो होता है वो ये होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो देखिए, अगर लोकतंत्र की हम बात करें, उसके अर्थ की बात करें तो लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं है कि बहुसंख्यक जो चाहे लोकतंत्र में वही होता है। लोकतंत्र सभी लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र क्या होता है? सभी लोगों का शासन होता है। अर्थात अल्पमत, यहाँ पे माँ मछली बना सकते हैं। ठीक है, तो अल्पमत और बहुमत। ठीक है, इसमें अल्पमत और बहुमत दोनों का, ठीक है, यहाँ पर दोनों का ही प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो यही सच्चे मायने में लोकतंत्र का जो अर्थ होता है ये होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि लामबंदी क्या होती है। अगर लामबंदी के बारे में बात करें तो लामबंदी लोगों में चेतना जगाना तथा उन्हें किसी आंदोलन या संघर्ष के लिए इकट्ठा करना होता है। उन्हें बिना किसी उद्देश्य के इकट्ठा करना नहीं होता है। ठीक है, उन्हें बिना किसी उद्देश्य के इकट्ठा करना नहीं होता है। यही कहलाता है लामबंदी। क्या कहलाता है? लामबंदी। तो लामबंदी लोगों में चेतना जगाना तथा उन्हें किसी आंदोलन या संघर्ष के लिए इकट्ठा करना होता है। उन्हें बिना किसी उद्देश्य के इकट्ठा करना नहीं होता है। अगर वहीं पे हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहीं पे दिया गया है हमें, क्या हड़तालें, धरने, प्रदर्शन व बंद भारत में इसलिए होते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र में परिपक्व नहीं हुआ है? तो बात करते हैं कि हड़ताल,
प्रदर्शन, धरने तथा बंद, ठीक, भारत आदि का संबंध अगर बात करें तो लोकतंत्र के परिपक्व होने से नहीं है। जहां लोकतंत्र में परिपक्वता है, हड़तालें वहां भी होती हैं। ये सभी जन जागृति के साधन हैं, ठीक है। इस तरह से लोगों को जगाया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? इन सब से, हड़ताल से, प्रदर्शन से, धरने से और बंद भारत से, ठीक है, इनसे हम लोगों को जगाते हैं, ठीक है। तो ये जन जागृति के साधन है, ठीक है। यहीं पे अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन हमारा है, इसे पूछा गया है, क्या दबाव समूह व जन आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं? तो यहीं पे अगर आंसर की हम बात करें तो अपनी मांगों के लिए सरकार तथा अधिकारियों पर जोर डालने तथा संगठित संग्रह को दबाव समूह कहा जाता है। इसी प्रकार जब जनता अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करती है तो उसे जन आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। जब जनता क्या करती है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करती है तो उसे हम लोग जन आंदोलन कहते हैं। और यहीं पे अगर बात करें तो कुछ सीमा तक ऐसे समूह या आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। ये दोनों सरकार या अधिकारियों पर दबाव डालकर लोकहित कार्य करने के साधन हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये दोनों सरकार या अधिकारियों पर दबाव डालकर लोकहित कार्य करने के साधन भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की यहीं पे बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि नेपाल में 2006 में हुआ था ये आंदोलन। तो नेपाल में 2006 में चले आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र, ठीक है, वहाँ के जो नरेश थे उस समय वो थे ज्ञानेंद्र, उनका नाम था। तो नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र की अलोकतांत्रिक नीतियों के विरुद्ध सन 2006 में नेपाल में चलाया गया आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, ठीक है। जो चलाया जा रहा था वहाँ पे आंदोलन सन 2006 में वो नेपाल में चलाया गया था और वहाँ का आंदोलन जो था वो एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। राजा वीरेंद्र के रहस्यमय कत्लेआम के बाद, ठीक है, वहाँ पे जो राजा वहाँ के वीरेंद्र थे उनका जो कत्ल हो गया था रहस्यमय, उसी के बाद नए राजा ज्ञानेंद्र ने सत्ता संभाली थी वहाँ की, ठीक है। यहाँ नेपाल में चल रहे लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। वो क्या था? नेपाल में चल रहे जो लोकतांत्रिक शासन था उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और लोकतांत्रिक रूप से तैयार नहीं था। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार अलोकप्रियता तथा कमजोरी का उसने लाभ उठाया, ठीक है। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार अलोकप्रियता तथा कमजोरी का उसने लाभ उठाया। फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया, ठीक है। जब फरवरी 2005 का समय था उस समय जो राजा ज्ञानेंद्र थे उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। अप्रैल 2006 में जो आंदोलन नेपाल में हुआ उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता को सौंपना था, ठीक है। जो आंदोलन नेपाल में हुआ उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता को सौंपना था, ठीक है। तो ये था। अगला क्वेश्चन है यहीं पे हमारा कि बोलीविया में जल संकट की चर्चा कीजिए, जहां मतलब वहां जल संघर्ष क्यों भड़का था, ठीक है। तो जल संकट की हमें चर्चा करनी है, वहां पर क्यों जल संघर्ष भड़का था। तो बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है, ठीक है। बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है। विश्व बैंक ने यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से
अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला और सरकार ने कोच, ठीक है, सरकार ने कोचबंबा शहर में, ठीक है, कोचबंबा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। ठीक है, जो जल आपूर्ति के जो अधिकार थे वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। ठीक है, इस कंपनी ने जल्दी में पानी की कीमत 4 गुना बढ़ा दी। गुणा यहाँ पे लिखा है, गुना लिखना है। ठीक है, तो कितनी बढ़ा दी? 4 गुना बढ़ा दी। अनेक लोगों का पानी का जो खर्च था वो 100 रुपये मासिक तक पहुंच गया। बोलीविया में लोगों की जो औसत आमदनी थी वो 5,000 मासिक है। जो बोलीविया में लोगों की औसत आमदनी है वो कितनी है? 5,000 मासिक। परिणाम स्वरूप जल संघर्ष इसी कारण से उत्पन्न हो गया, क्योंकि आमदनी थी 5,000 रुपये और सिर्फ वहाँ पे पानी का जो मासिक खर्च था वो 100 रुपये और बढ़ गया था। ठीक है, पहुँच गया था। तो इस तरह से खर्च में बढ़ोतरी हो रही थी और आय थी सिर्फ 5,000 रुपये। तो इस तरह से ही जो जल संकट या जल संघर्ष आरंभ हो गया। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, लोकतंत्र में किसी संघर्ष के पीछे संगठन किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे अनेकों संगठन होते हैं। ये संगठन अपनी भूमिका 2 तरह से निभाते हैं, राजनीतिक दलों के निर्माण द्वारा। ऐसे संगठन राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, विपक्ष को शक्तिशाली करते हैं। दूसरी भूमिका यह होती है कि दबाव समूहों जैसे संगठन बनाकर लोग अप्रत्यक्ष रूप से अपने हितों को पूरा करते हैं। तो इस तरह से भी जो है लोकतंत्र में संघर्ष के पीछे संगठन अपनी भूमिका को निभाते हैं। चलिए वहीं पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर अगर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दबाव समूह और जन आंदोलन में क्या अंतर है? तो देखिए अभी हमने जो विशद उत्तरीय प्रश्न था उसमें पढ़ा था दबाव समूह और राजनीतिक दल के में अंतर। यहाँ पे बोला गया है कि हमें बताना है दबाव समूह और जन आंदोलन में अंतर। तो देखिए जन आंदोलन भी दबाव समूह की तरह चुनावों में सीधे भाग लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जो दबाव समूह होते हैं वो जन आंदोलन की तरह ही चुनावों में सीधे भाग लेते हैं, परंतु वे दबाव समूहों की भांति राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन आंदोलनों में संगठन जो होता है वो ढीला होता है। ठीक है, आंदोलन में निर्णय अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं। आंदोलन में निर्णय जो होते हैं वो अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं। ठीक है, और ये फैसले भी लचीले होते हैं। ये फैसले भी कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। आंदोलन जनता की भागीदारी पर निर्भर करते हैं, ना कि दबाव समूह पर। जो आंदोलन होता है वो क्या करते हैं? जनता की भागीदारी पर निर्भर करते हैं, ना कि दबाव पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा वहीं पे है। क्वेश्चन है, कल्याणकारी समूहों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो अगर कल्याणकारी समूहों की बात करें तो दबाव समूहों में कुछ जन सामान्य समूह भी होते हैं। दबाव समूहों में कुछ जन सामान्य समूह भी होते हैं जिन्हें कल्याणकारी समूह कहा जाता है। ऐसे संगठन किसी विशेष हित की अपेक्षा सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ऐसे संगठन किसी विशेष हित की अपेक्षा सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि किन्हीं दूसरे लोगों की सहायता करना होता है। जैसे बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध लड़ने वाले संगठन, जैसे ऐसे संगठन अपने हित के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरों के लिए लड़ते हैं। ये भी संभव हो सकता है कि जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसा उद्देश्य
पूरा करने में सफल हो जाते हैं, जिससे उन्हें भी लाभ हो जाता है। बाम सेफ जैसे अगर बात करें, जैसे में कौन आ जाएगा, बाम सेफ। ये जो समूह होते हैं वो लोगों के हित के बारे में चर्चा करते हैं, लोगों के हित का ख्याल रखते हैं, ठीक है, और उसको पूरा करने में क्या होते हैं, सफल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो समूह है ये है बाम सेफ, ठीक है, ये समूह इस प्रकार का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की पे अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10 हमारा, क्या आप सोचते हैं कि दबाव समूहों तथा आंदोलनों के द्वारा लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं? तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, अगर बात करें हमारी सोच क्या है उस समय, मतलब उन आंदोलनों के बारे में और दबाव समूहों के बारे में, तो दबाव समूहों तथा आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं। शासकों तथा अधिकारियों के ऊपर दबाव डालने का अवसर सभी को प्राप्त होना चाहिए। सरकार प्रायः धनी और ताकतवर लोगों के दबाव में आ जाती है। जनसाधारण के हित समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के विरोध में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और साधारण नागरिकों की आवश्यकताओं तथा हितों के प्रति सरकार को अवगत कराते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे जन आंदोलन हैं, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, इससे हमारी लोकतंत्र की जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं। तो इसी से हमारी जो आज की क्लास होती है वो फिनिश होती है, ठीक है। हमारे इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए हैं। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को और बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो चलिए, हमारी क्लास आज की यहीं पे होती है एंड। अगली क्लास पे, अगले पार्ट पे मिलेंगे हम कल, ठीक है। तो कल हमारा इसका पार्ट 2 होगा और हमारा पार्ट 2 में अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो यहीं से हमारी जो क्लास होती है वो एंड होती है।